बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीटेट में पूछे गए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। यदि आप भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी देने का काम करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, क्या सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारण लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, गलत है। दूसरा क्या है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है बी, क्योंकि विकास क्या है, बहुआयामी है। जहाँ भी बहुआयामी देखिएगा दोस्तों विकास के बारे में, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। बहुआयामी का अर्थ क्या है, इसी वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, विकास बहुआयामी होता है अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है तथा कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से वृद्धि को दर्शाता है। विकास का क्रम बहुत ही लचीला होता है। ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सीटेट में पूछ दिया जाता है कि बहुत ही लचीला होता है। बहुआयामी या बहुमुखी विकास में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक आदि विकास के आयाम होते हैं। बहुआयामी में ये सभी तरह के विकास होते हैं। बहुमुखी विकास के अंतर्गत बालक के किसी एक क्षेत्र या एक पक्ष का विचार न करके सभी पक्षों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का जवाब। चलिए, दूसरे क्वेश्चन आपके सामने है। विकास का खाली स्थान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो देखिए, मध्य से प्रारंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है तो ये अधोगामी होता है। और विकास सिर से प्रारंभ होकर अन्य भाग की ओर जाते हैं, जैसे हाथ पैर की ओर जाते हैं, तो उसे शीर्षगामी कहते हैं। तो यहाँ पर मध्य से प्रारंभ हुआ है, शीर्ष की ओर जा रहा है, तो इसमें अधोगामी इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है, अधोगामी। तो इसका देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो क्या सक्रिय रूप से भाग लेते हैं कल्पनाशीलता वाले खेल? तो कल्पनाशीलता जो है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही देखने को मिलेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था दो तरह के होते हैं दोस्तों। देखिए, बाल्यावस्था दो भाग में है। एक प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु तक होता है। उत्तर बाल्यावस्था की आयु होता है 7 से 12 वर्ष तक। थॉर्नडायक जो विचारधारक हैं, उन्होंने कहा है कि 3 से 6 वर्ष के बालक जो है प्रायः अर्ध स्वप्न की हालत में रहते हैं और वे सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाते हैं। रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है, अर्थात कल्पना के द्वारा ही वह जीवन के कठोरता को दूर करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आ गए हैं जो कि बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बाल्यावस्था को 2 भागों में है और ये प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और 3 से 6 वर्ष की आयु में ये जो है थॉर्नडायक ऐसा विचार कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन से बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय संस्थाएं हैं? परिवार तो प्रथम संस्था है दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे। द्वितीय संस्था में विद्यालय आता है, मीडिया आता है, धार्मिक संस्था, ये तीनों आ जाएगा, यानी 2, 3, 4। तो क्या 2, 3, 4 किसी में है? क्या 2, 3, 4 किसी में नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए ये स्टार इसमें लिखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि आयोग ने इसका उत्तर किसी को नहीं माना है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न के सभी प्रतियोगी को समान अंक दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था आयोग को, क्योंकि देखिए द्वितीय जो संस्था होती है ना, मीडिया भी होती है, धार्मिक संस्थाएं भी होती है और विद्यालय भी होती है। तो पहला है परिवार। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है
तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो ऐसे में जो है सकर्मक अनुमान लगाया जाता है। ये जीन पियाजे का एक विकास का विशेषता है, जिसमें कि कोई भी बालक जो है जब पेंसिल हो या कोई भी वस्तु हो, जब दोनों में तुलनात्मक जो ज्ञान आ जाता है, तो ये सकर्मक अनुमान यानी इसका आंसर सी होने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने की योग्यता होता है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक चरण में जो है प्रतिवर्तन करना सीख जाता है, यानी कि उल्टा करना सीख जाता है। जैसे आप किसी बालक को 1 से 10 तक गिनती आता है और 10 से जब 1 तक वह करने के लिए सीखता है, ये जो है मूर्त संक्रियात्मक चरण में ही सीखता है। तो इसीलिए यह जो है प्रतिवर्तन इसका आंसर होने वाला है। और मूर्त संक्रियात्मक का जो स्टेज है ये 7 से 11 वर्ष के बीच में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, ये बताना है। कौन नहीं है? पारंपरिक चरण है, ये है। उत्तर पारंपरिक चरण भी है, पूर्व पारंपरिक चरण भी है और अपारंपरिक चरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अपारंपरिक चरण कोहलबर्ग के द्वारा नहीं दिया गया है दोस्तों। कोहलबर्ग का पूरा जो है यहाँ पे नैतिकता विकास के बारे में जो है दिया गया है। देखिए ध्यान से कह रहा है कि नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था कोहलबर्ग ने, और इसका जो है पहला चरण है पूर्व परंपरागत स्तर। इसका 2 पार्ट्स है, अहम केंद्रित निर्णय, और 3 पार्ट्स है दोस्तों, अहम केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, और तीसरा है यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। दूसरा स्टेज यहाँ पे है कि परंपरागत स्तर। इसमें 2 स्टेज है, परंपरागत दोस्तों परंपरागत स्तर में जो 2 भाग दिया गया है वह है परस्पर एक रूप अभिमुखता और दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। और तीसरा स्टेज यहाँ पे है उत्तर परंपरागत स्तर। इसका भी 2 भाग है। देखिए सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ये कोहलबर्ग का 3 चरण यहाँ पर दिया गया है। पहला पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत और तीसरा है उत्तर परंपरागत। तो इस तरह से कोहलबर्ग का जो है 3 स्टेज दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? किसके प्रयोग से बचना चाहिए? पहला है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करके, दूसरा है विद्यार्थी के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करके, तीसरा है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करके, और चौथा है आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करके। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, किससे बचना चाहिए, किसके प्रयोग के बचना चाहिए, यानी निगेटिव वर्ड यहाँ पे आपको बताना है। तो मानकीकृत जहाँ भी देखिएगा ये निगेटिव वर्ड होता है। मानकीकृत जहाँ भी आप देखिएगा ये निगेटिव वर्ड होता है, और इससे बचना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी जो है शिक्षक को। मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना होगा उनको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेव वाइगोस्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध करने हेतु उपयुक्त बताया है? अधिगम को सुसाध करने हेतु तो सहकर्मी सहयोगिता, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, तो अहस्तक्षेप हो गया ना, गलत हो गया। रट कर तो कर ही नहीं सकते हैं। गैर जहाँ भी देखिएगा ना सीधे मतलब निगेटिव काट दीजिएगा, निगेटिव होता है। सहकर्मी सहयोगिता, बच्चे सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं। ये जो है आपका लेव वाइगोस्की साहब ही आपका बताए हैं। समाज में सीखते हैं,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। देखिए यहाँ प्रगतिवादी कक्षा है तो क्या होना चाहिए शिक्षक। देखिए कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में, सीधे हटा दीजिए, कठोर नियंत्रण नहीं होता। अधिगम केवल हटा दीजिए, केवल नहीं होता है, निगेटिव होता है केवल। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव जहाँ भी देखिएगा ये सही जवाब हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड है। देखिए इसका आंसर सी है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर जो है यही विचार दिया था। यह इन्होंने नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है, ये इनका कहना नहीं है, इसको नकारा है। तो हावर्ड गार्डनर इसका सही जवाब है। इसका विस्तार थोड़ा सा देख लेते हैं। हावर्ड गार्डनर ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हावर्ड गार्डनर ने, है ना। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन बुद्धि बताई है? जैसे वैयक्तिक यानी पर बुद्धि, वैयक्तिक स्वर बुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, तार्किक गति की बुद्धि, भाषाई बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 प्रकार की बुद्धि जो है हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, क्या थी? मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। मतलब कह रहा है कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, रोहन बोल रहा है ऐसा बात। तो क्या जेंडर प्रासंगिकता है? तो क्या प्रासंगिकता नहीं होगा, जेंडर भेदभाव है, जेंडर रूढ़िवादिता। इसका आंसर यही हो जाएगा, रूढ़िवादिता। मैंने पहले से ही उसके माइंड में अवधारणा बना हुआ है कि बच्चे जो है, पुरुष जो है वह गुड़िया से नहीं खेलता है, तो वही रूढ़िवादिता है। जो पहले से ही यह अवधारणा दिखाता है लिंग में भेदभाव, तो वह रूढ़िवादिता होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए। एक शिक्षक 1 महीने के अवधि के उपरांत में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है, सहयोग दे रहा है। यदि वह शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान से रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो ये क्या योगात्मक है, क्या मानव संदर्भित है, क्या रचनात्मक है? इसका आंसर यही हो जाएगा, रचनात्मक। मानकीकृत तो होगा नहीं, मानक तो वह होगा नहीं, योगात्मक जोड़ तो नहीं रहा है ना। किसी ज्ञान में जब जोड़ता है उसे योगात्मक कहते हैं, मानक है नहीं। मानक जैसे ही देखिए काट दीजिए, निगेटिव होता है। रचनात्मक है, ये क्या है? रचनात्मक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए? बहुभाषा जैसे ही आप देखिए तो देखिए बहुभाषा के बारे में आप जानते ही होंगे, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना है। क्या निरुत्साहित मतलब ये तो निगेटिव हो गया ना जी। बहुभाषिता में क्या है? बहुभाषिता में आपको मातृभाषा को भी पहचान देना है, मान सम्मान देना है। पहला गलत ऐसे ही हो गया। दूसरा है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगला है कि भाषाओं की विविधता, देखिए विविधता आ गया, बहुभाषिता में विविधता आ गया तो पॉजिटिव वर्ड है। विविधता तो ऐसे ही पॉजिटिव वर्ड है। विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थी को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए?
केवल पूर्व, इसको छाटिए, केवल है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये हो सकता है, समस्या समाधान पर केंद्रित। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारण होना चाहिए। तो इसका सही जवाब अन्वेषण भी होना चाहिए, खोजबीन करने वाला होना चाहिए। देखिए चौथा होना चाहिए, और इसका समस्या समाधानकर्ता बी भी होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन पर विकास करना चाहिए, ये भी। तो दूसरा, तीसरा और चौथा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर स्टार दे दिया गया है ना। तो कह रहा है कि अनुसार शिक्षा को सामाजिक समाधान केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण भी है, ये है इसमें। तो ये सभी सही था, लेकिन इसमें यहाँ क्या कह रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा तो हम लोग भी बोले कि सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य कैसा है? माने पसंद क्या यहाँ पर कह रहा है? जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से प्रश्न पूछता है। इसका मतलब क्या है? पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों के पहचानने का अच्छा कौशल है। नहीं, तो नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। समान अवसर नहीं न दे रहा है, कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, कुछ से नहीं पूछ रहा है, समान अवसर नहीं दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज वैकल्य, गुणा करने में जो है उससे जूझते हुए छात्र से, गुणा करने में उसको दिक्कत हो रहा है। देखिए क्या है, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्य उपलब्ध करवाना, ऐसा नहीं है। पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रद या ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय जोड़ना, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों के इस्तेमाल करना, ये भी नहीं है। इसका बी ही आंसर आ रहा है दोस्तों, कि विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणितीय संबंधी परियोजना उपलब्ध करवाना। तो क्या देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो जिसे गुना नहीं आ रहा है उसको दे दीजिए यंत्र, है ना, कैलकुलेटर दे दीजिए, ये सही यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? लाभदायक नहीं है, दृष्टिबाधित है, वो नहीं देख पाता है, तो कौन सा नहीं है? स्पर्शिक ग्लोब, हाँ, स्पर्श करके उसको छू करके बता सकता है, ये तो चाहिए। छोटे अक्षरों वाली पुस्तक नहीं, ये गलत हो गया। छोटे अक्षर एक तो वह देख नहीं पा रहा है और ऊपर से उसे छोटे अक्षर वाले पुस्तक दे रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए ये। बाकी तो होना ही चाहिए। ये दृष्टिपट पठन सॉफ्टवेयर भी ठीक है, ब्रेल लिपि भी ठीक ही है। इसका आंसर बी होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देते हैं। दो कथन दे दिया है। वो पहला कथन क्या है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। भाषा शिक्षण में क्या ऐसा सही लिखा हुआ है कि लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी देनी चाहिए? सही बात लिखा हुआ है। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विविध अधिगमकर्ताओं के ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो क्या इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है दोनों, दोनों है, ए और दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करता है। सही बात है, पहला तो सही है, दूसरा में थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन विविध आ गया, देखिए विभिन्न हो गया। अधिगम करता, ये भी पॉजिटिव वर्ड ही है, दोनों सही है। भाषा से संबंधित है, इसलिए व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? सृजनात्मक बालक है,
अपसारी तो होना चाहिए, अभिसारी नहीं होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता ये भी होना चाहिए। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, तो दूसरा छुड़ा करके पहला तीसरा चौथा होना चाहिए, तो पहला तीसरा चौथा यहाँ पर सी आंसर आ रहा है। अभिसारी नहीं होता है, सृजनात्मक अपसारी होता है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से 2 कथन आ गया है। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविधियों का प्रयोग करना चाहिए। विविध तो पॉजिटिव शब्द है, सही बात है, मूल्यांकन करने के लिए। दूसरा है, एक कक्षा के बच्चे की सफलता और असफलता को लेकर पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए। ये लगता है गलत है दूसरा। पहला दे रहा है आंसर, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ये क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जाना है। सही बात है, केवल पेपर और पेंसिल से परीक्षा लेते हैं ऐसा तो है नहीं, तो ये भी तो सही बात दिया गया है, सही कथन है, कारण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बारे में विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहते हैं। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? सुनिएगा, यहाँ पर कह रहा है उन उदाहरणों को एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम, पहले उदाहरण उसके बाद नियम, तो आगमन विधि, आगमन आगात्मक, यही तो हो जाएगा आंसर बी। देखिए, आगमनात्मक विधि, उदाहरण उसके बाद नियम, तो आगात्मक या आगमन विधि। अब पहले नियम दे देगा उसके बाद उदाहरण, तो यहाँ पर निगमन विधि हो जाएगा। यहाँ आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि पहले उदाहरण दिया है उसके बाद नियम क्यों हो गया है, तो क्या आगमन विधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की सहकारिता हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? कठोर जटिल जैसी देखिए हटा दीजिए, कठोर नहीं होगा। विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों के बार बार शिकायत, ये भी नहीं होगा, शिकायत कैसे कीजिएगा। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थी की बर्हरता, ये सब नहीं होगा। मापदंड और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थी की सहभागिता पॉजिटिव वर्ड है, सही, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो क्या खेल कूद में अधिगम होता ही है, घर पे भी होता है, कक्षा कक्ष में भी होता है, तो तीनों हो जाएगा। अधिगम सभी जगह होता है, खेल कूद में भी होता है, घर पे भी, कक्षा कक्ष में भी होता है, अधिगम सभी जगह होता है, सी आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रभावशाली नहीं है यानी निगेटिव चुनना है। क्या मुद्दों पर चर्चा के सुसाध करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के प्रोत्साहन करना, ये तो पॉजिटिव वर्ड आ गया। आपको निगेटिव चुनना है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये भी पॉजिटिव आ गया है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान करना। अगला है, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना, आंसर डी हो जाएगा। ये निगेटिव शब्द है, ये जो है चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा देखते हैं, यानी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय हो गया, गलत जवाब। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने के अधिक महत्व, गलत, याद नहीं होगा, याद निगेटिव है। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना, नहीं हो गया। प्रोत्साहन तो सही था लेकिन नहीं कर दिया, गलत, तो आंसर डी ही होगा, बच गया है। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का
उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाना। ये सही जवाब है, देखिए इसका आंसर डी है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से सीख रहे होंगे किस तरह से हल किया जाता है। निम्न में से कौन से विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोध है? अवरोध, कौन अवरोध करता है अधिगम में? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। सही बात है, ये अवरोध नहीं है, त्रुटियां होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, ये भी गलत बात लिखा हुआ है। अवरोध होना चाहिए, लज्जाजनक ऐसा कुछ नहीं है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। इसका आंसर बी दे रहा है दोस्तों। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जा, हाँ तो निगेटिव है, ये था, यहाँ अवरोध कह रहा है तो निगेटिव वाला आंसर होगा। लज्जाजनक कार्य है तो ये जो है अवरोध है। अधिगम में अवरोध यानी लज्जाजनक नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर दे रहा है बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाहर से प्रेरणा मिल रहा है, बाह्य अभिप्रेरण आपको ढूंढना है। तो क्या इसका प्रश्न का पहला ऑप्शन है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। सहायता लेगा तो बाह्य अभिप्रेरण है क्या? आगे चलते हैं। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। नगद, देखिए मिल गया आंसर। इनाम पाने के लिए खोज कर रहा है तो यह बाह्य अभिप्रेरण है। आंतरिक अभिप्रेरण क्या होता है? जो बदलाव चाहता है, ये इनाम पाने के लिए कर रहा है ना शोध, इसलिए बाह्य अभिप्रेरण हो गया। चलिए आगे क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप में से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिकता, निष्पादन, आनुवंशिकता, पर्यावरण। तो इसका आंसर है बी, संज्ञान और संवेग। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः कब होगा अधिक जो है सार्थक और प्रभावशाली? तो स्व निर्देशित हो। क्या? स्व निर्देशित, अपने आप निर्देशित बच्चा कर रहा है तो उसमें जो है अधिगम जो है सार्थक और प्रभावशाली होगा। तो आज का यह वीडियो 30 क्वेश्चन CDP वाला वीडियो था, जो पूछा गया प्रश्न था। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा इसके बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।